क्या बहस करोगे तुम? एक्चुअल में अंतिम तर्क दे दी है सर हम लोगों ने। एक्चुअल में क्या है सर, जो अरे एक्चुअल नहीं जानना, फैक्चुअल जानना है अभी। फैक्ट ये था कि जो चुके और मैं मौखिक तर्क सुनाने के लिए आया हूँ सर। मेरे मौखिक तर्क सुन लीजिए, फिर उनके सुनते रहिएगा, क्योंकि वन हम्म। स्वयं उपस्थित हुए सर, खुद ही उपस्थित हुए विजय कुमार भाटे। बोलिए, पिटिशनर बोलिए। सर इसमें दो अपील है। अ, हम डिफेंडेंट से नीचे ट्रायल कोर्ट में हमने अपना काउंटर क्लेम लगाया था, दोनों डिसमिस हो गया, दावा भी डिसमिस हुआ और काउंटर क्लेम भी। तो उसके खिलाफ दो अपीलें आई, दोनों कॉमन ऑर्डर से डिसाइड हुई हैं। मैं निवेदन से इसको आफ्टर वेकेशन करा दें। तो उसके बाद क्या हुआ? डिसाइड हुई? डिसाइड हुई सर, वो अपील कि मैं फाइल बोल रहे हो तो एक आध लाइन तो पूरी बोलो। सर वो एक्चुअली अपील में देख नहीं पाया। अपील में देख नहीं पाया तो अपील क्यों करी आपने? सेकंड अपील जब देख नहीं पाए, नहीं सर, मैं आज फाइल में नहीं देख पाया हूँ। क्यों नहीं देख पाए आप? दोनों की अपील डिसमिस हो गई। तो यानी काउंटर क्लेम भी खारिज हो गया वो भी। और दावा भी खारिज दावा हो भी गया। खारिज हो गया जी। सर। आपने अपील यस, के? नहीं इन लोगों ने की थी अपील। नहीं नहीं, यहाँ दो अपीलें हैं ना। हाँ सर, और नीचे नीचे सर 8-12 करीब डिफेंडेंट थे। बोल रहे हैं तो बोल लेने दो उनको। यस, आपको रोका है क्या? नहीं सर नीचे डिफेंडेंट नंबर 8 से 12 ने काउंटर क्लेम किया था, बाकी लोगों ने नहीं किया था। तो यू आर द प्लेंटिफ नहीं, आई एम द डिफेंडेंट। एंड प्लेंटिफ, यू आर द प्लेंटिफ। यस, रिस्पोंडेंट। हो गया तुम्हारा काम। क्या बहस करोगे तुम? एक्चुअल में अंतिम तर्क दे दी है सर हम लोगों ने। ये डिफेंडेंट नंबर 1 आप विजय हैं ना? विजय, हाँ। दे दिए। ये डिफेंडेंट नंबर और 1। सभी लोगों ने अंतिम तर्क दे दिए सर। और कुछ मौखिक अपने फैक्ट तो बताने लायक हो नहीं, आप अंतिम तर्क क्या करोगे? एक्चुअल में क्या है सर, जो अरे एक्चुअल नहीं जानना, फैक्चुअल जानना है अभी। फैक्ट ये था कि जो बड़ी बड़ा D1 और D2 खरीदे थे जो। एक्चुअल नहीं जाना, एक्चुअल नहीं जानना, हमें फैक्चुअल जानना है। आप फैक्चुअल वही है मैं बोल रहा था पता सर। D1 और D2 जो 17/5 टाइम मांग रहे हैं आज। सर देखिए, टाइम तो देखिए वो लोग तो मांगेगी सर, टाइम मांग रहा है। ऑलरेडी हम लोग ने अंतिम तर्क प्रस्तुत कर चुके हैं और मैं मौखिक तर्क सुनाने के लिए आया हूँ सर। मेरे मौखिक तर्क सुन लीजिए, फिर उनके सुनते रहिएगा, क्योंकि वो तो टाइम मांगते ही रहेंगे, क्योंकि न्यायालय का समय भी बर्बाद कर रहा है और हमारा भी समय बर्बाद कर रहे हैं एक तरीके से। इसलिए मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ सर। इसलिए मेरे मौखिक तर्क सुन लीजिए, फिर उनके जब भी उनको समय हो आप उनको एक समय दे दीजिए। स्टे चल रहा है क्या? नहीं, कोई स्टे नहीं चल रहा है, लेकिन अनावश्यक परेशान कर रहे हैं ना सर। वो लोग सामने वाले परेशान कर रहे हैं सर। तो कोई राइट ही नहीं है बहस करने का आज। अभी तो अपील में तो कोई स्टे मिला नहीं है इनको। स्टे नहीं मिला, लेकिन नीचे से जीत के आए हो ना, जीत करके आए ना सर। खुशी मनाओ। यहाँ काय के लिए जो है नहीं, लेकिन सर एक केस को ले लेकर के वो लोग इधर उधर परेशान हो कर रहे हैं ना हम लोग को सर। कहाँ दिक्कत परेशान ही है, कर अनावश्यक रूप से खेती पे अवैध कब्जा कर रहे हैं ना सर ये लोग। कर रहे हैं या कर लिया? कर रहे हैं सर वो। नहीं कर लिया हो तो आपने, आपका तो कोई केस है नहीं, क्यों नहीं बहस कर रहे आप मेरे शब्दों पे? सर तैयार नहीं कर पाया है, थक गए आप? बहुत केस लगे थे सर, मैं तैयार नहीं कर कब पाया। करेंगे? देखिए ये नाराज हो रहे हैं। सर पहली बार तो आज लिस्टेड हुआ है और पहली बार उपस्थित हुए, मेरे ख्याल से बिना नोटिस के खुद आ गए। बिना नोटिस के जरूरी नहीं है, आजकल नेट पे सब कुछ है, नोटिस की जरूरत क्या है ये बताइए आप। इन्होंने मुझे सर चिट्ठी वो भेजी है डाक से, पूरे मैंने ऑलरेडी अंतिम तर्क की इनको कॉपी दे दी है, ऑलरेडी ऑनलाइन मैंने जमा कर दी है। सर अंतिम उसकी जरूरत ही नहीं है कि ये सब करने की। ये तो डायरेक्ट ये है कि अंतिम तर्क आ गए, मौखिक में सुना देता हूँ, उसके बाद ऑर्डर के लिए लग जाए बस। अनावश्यक क्यों कि पैसे बढ़ा रहे हो, भी अपना समय केस बर्बाद कर रहे हो, हमको भी परेशान कर रहे हो एक तरीके से। कब करेंगे बहस? आफ्टर वेकेशन, आफ्टर वेकेशन। Learned counsel for the appellant submits, appellant कर देना, submit that he wants to peruse the record of the courts below for advancing arguments on the question of admission, on the question of admission as per list in the second week of July, हाँ सेकंड। as per list in the second week of July 2024। अब टाइम मत मांगना आप, हैं ये इनको परेशानी है बहस। सर मैंने अंतिम तर्क दे दिया, मैं वीसी के द्वारा उपस्थित होना चाहता हूँ। ऑलरेडी मेरी एक एप्लीकेशन है सर। आ जाना बुरा लग रहा है? नहीं सर, मैं नौकरी पाने में हूँ, कहाँ परेशान होते रहूंगा। मैंने ये प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बनाया है। और आज नहीं सर, मैं नहीं आ सकता ना वीसी में। तो आए हो आप? नहीं सर देखिए,
किसान होने से कोई मतलब नहीं ना। यहाँ आपको कोई परेशानी भी बढ़िया एसी में बैठे हुए आप, वहाँ ऑफिस में भी ऐसे में बैठे रहते सर। एक दिन और आ जाना आप। आने की तो परेशानी है, दिक्कत तो ये मानसिक क्यों तनाव बना आते रहता है ना सर, ये आते बताइए। हो? मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ सर। अच्छा बैतूल सर, तो फिर इस पे हाजिर हो जाए। है ना, वीसी के माध्यम से सर एक मेरी एप्लीकेशन है सर, उसका नंबर है आवेदन का 4193। क्या चाहते हो बोलो, हाँ क्या क्यों बता रहे हो ये नंबर? एक्चुअल में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सर वीसी के माध्यम से मुझे ज्वाइन कर लिया जाए जब भी हाँ। अगर आएगा तो। हाँ हो जाओगे ना। और ये मेरा एक इसके संबंध में संक्षिप्त विवरण है, 2 मिनट में लेना चाहूंगा, आप सुन लीजिए। 2 मिनट उस दिन लेना आप, हैं? हाँ जुलाई में। ये कागज उसमें रख लीजिए आप। ऐसे नहीं रखा जाता कागज, इसके लिए क्या ऊपर नंबर वगैरह डाल के पेश कर दीजिए। वो तो मैंने ऑलरेडी अंतिम तर्क से। अदरवाइज तो ये कागज कोई भी देखेगा निकाल के फेंक देगा आपका। ठीक है ना सर। इसीलिए तो जो है इसको कागज पे पेश किया ठीक है। जाता है। थैंक यू वेरी मच, जाओ। नंबर 17। दोस्तों आईपीसी धारा 498 ए क्या है? आईपीसी की धारा 498 ए के कानून अनुसार यदि किसी भी महिला का पति या उसके पति का कोई भी रिश्तेदार उस महिला के साथ क्रूरता, मारपीट करना, परेशान करना या फिर मानसिक रूप से व किसी भी अन्य प्रकार से परेशान करता है तो उस व्यक्ति पर आईपीसी 498 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी ऐसी स्त्री की रक्षा करना जिसको उसके पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है तो वो अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने के अपराध का दोषी होगा, जिसके खिलाफ इस धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी। आईपीसी धारा 498 ए किन मामलों में लगती है? धारा 498 ए का इस्तेमाल किन अपराधों को करने के लिए किया जाता है? आइए उनके बारे में भी विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी महिला का पति अपनी पत्नी को आत्महत्या या सुसाइड करने के लिए प्रेरित करता है तो वो इस धारा के तहत दोषी या गिल्टी होगा। अगर किसी भी महिला का पति या उसके पति का कोई भी नातेदार यानी कि फैमिली मेंबर उस महिला से दहेज की मांग करता है और दहेज ना देने के कारण उसे परेशान करता है तो उस व्यक्ति पर धारा 498 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। यदि किसी विवाहित स्त्री की संतान नहीं हो रही है, उसे संतान न होने के कारण ताने मारे जा रहे हैं या उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार कर मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, रोजाना गृह कलेश के कारण किसी भी महिला के साथ मारपीट किए जाने पर यह धारा लगती है। दोस्तों, आप सबके लिए ये भी जानना जरूरी है कि यदि कोई भी व्यक्ति दहेज के लिए किसी स्त्री को सताता या परेशान करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी 498 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन यदि किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर ही किसी संदिग्ध हालत जैसे करंट लग के मर जाना, कहीं से गिर के मर जाना में मृत्यु हो जाती है तो 498 ए का प्रयोग न करके आप दहेज एक्ट लगा सकते हैं। अचानक से नाम कैसे मालूम पड़ गया आपको? कोर्ट के सामने झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? नहीं, अब आपको अचानक से नाम कैसे मालूम पड़ गया? यू आर अ प्रोजेक्ट ऑफिसर, बजटेड ऑफिसर हैं आप, ये आपका कंडक्ट है कोर्ट में। आप यहाँ कोर्ट में झूठ बोलने का साहस करते हैं तो निजी जीवन में और अपने कार्य क्षेत्र में कितना झूठ बोलते होंगे आप? बताइएगा, कहाँ से लेकर आए वो आप? कहाँ की खोज है आपकी? ये सर जो तत्कालीन प्रोजेक्ट ऑफिसर थे सर 2013 में, उनके द्वारा ये। नहीं तो कहाँ से लाए? कुछ कारण तो कुछ तो बताएंगे। ये कंप्यूटर फॉर्म में, क्योंकि इनकी तो जो है जो एप्लीकेशन लगी है, जो इन्होंने फाइल की थी अपनी नियुक्ति के लिए, उसमें तो डेट ऑफ बर्थ 1160 नहीं लिखी है। 1160 नहीं लिखी सर, वो निरक्षर थी। तो अब उस समय जो भी तत्कालीन पदाधिकारी थे सर, उनके द्वारा। कौन थे बताइएगा, उनका नाम बताइएगा। आपके विभाग में बोलते एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। ये मत बताइएगा आपको नाम नहीं मालूम है। हाँ सर, मुझे नाम नहीं। तो नाम पूछ के आइए, मैं 12 बजे केस लूंगा, नाम पूछ के आइए, नहीं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखूंगा इसमें। तो बाकी सब जानकारी 12 बजे पूछ के आइए कि इन्होंने ये किया है। आई नॉट ओनली क्वेश्चन दिस ऑर्डर, वो डायरेक्ट। करुणा खरे मैडम एक निवेदन। नाम कैसे आ गया आपको अचानक से? अचानक से नाम कैसे मालूम पड़ गया आपको? कोर्ट के सामने झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? नहीं, अब आपको अचानक से नाम कैसे मालूम पड़ गया? केस किसको बचाना चाह रहे? नहीं, आपने मैं किसी को नहीं बचाना चाह रहा। आपने फिर अचानक से कैसे नाम मालूम पड़ गया आपको? सर वर्ष आप यू आर अ प्रोजेक्ट ऑफिसर, बजटेड ऑफिसर हैं आप, ये आपका कंडक्ट है कोर्ट में। ये आपका कंडक्ट है कोर्ट में। आप यहाँ कोर्ट में झूठ बोलने का साहस करते हैं तो निजी जीवन में और अपने कार्य क्षेत्र में कितना झूठ बोलते होंगे आप?
मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, वर्ष 13 या 14 में एंट्री हुई है सर। वो हमें उससे कितना मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं मैं है। सर 12 बजे नाम पूछ के सर परफेक्ट बता रहा हूँ। फिर अभी आपने कैसे नाम बताया करुणा खरे? आपके पहले कौन थी ये बताओ। मेरे पहले सुलेखा ठाकुर थी सर, 2014 से 18। वो भी रिटायर हो गई। वो अभी हैं सर। आप लोग 5-5 6-6 साल एक ही एक जगह पे टिके रहते हैं। मैं 19 से हूँ सर। हाँ, 5 साल हो गए आपके। 14 के पहले कौन थी? 14 के इसीलिए पहले सर करुणा खरे मैडम। हाँ, ये एंट्री कब हुई थी जो आप बता रहे तो हो? वर्ष 13 या 14 में हुई थी सर। इसीलिए तो आप लोग इतने जो है निडर हो गए हैं कि कोर्ट के सामने झूठ बोलने से शर्म नहीं आती आपको। ये एंट्री किसके टाइम में हुई थी? आपको यहाँ शक